नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर प्रदर्शन कर रहे होंगे अपने जीवन में, जिस भी फील्ड में चाहे जो भी आप कर रहे हों। एक आर्टिकल पढ़ रहा था गांधी जी द्वारा लिखा हुआ, यंग इंडिया में अक्टूबर महीने में 1920 में जो है उन्होंने ये लिखा था उस समय की स्थिति के अनुसार। अब समय देखिए, भारतीय राजनीति में जो चल रहा है इन दिनों उसी से रिलेवेंट आर्टिकल है। बीते दिनों हमने देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस जो हैं हमारे, उनके यहाँ पर जाकर जो है गणेश आरती में शामिल हुए, जो कि बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। लेकिन यह आर्टिकल मैं पढ़ रहा था गांधी जी द्वारा लिखा हुआ, बड़ा मैंने इन दोनों घटनाओं को जोड़ा। तो आप भी सुनिए, आपको कुछ समझ आए तो जो है अपनी टिप्पणी कर सकते हैं आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। थोड़ा बोरियत हो सकती है आप लोगों को, क्योंकि झेलना होता है ना। एक आर्टिकल है लगभग 1.5 पेज का, तो वो मैं पूरा पढ़ूंगा। और चूंकि मैं वीडियो चाटुकारिता के लिए तो नहीं बनाता हूँ, तो फिर जो है जो झेल सकें वो देखें जो न झेल सकें उनके साथ मेरी दुआएं हैं उम्र भर के लिए। तो आर्टिकल का हेडिंग है न्यायालयों का व्यामोह। न्यायालयों का वातावरण बहुत दूषित होता है। दोनों तरफ से झूठे गवाह पेश किए जाते हैं, जो पैसों या मित्रता के लिए अपनी आत्मा तक बेच देने को तैयार रहते हैं। लेकिन यह अदालतों का सबसे बुरा चेहरा नहीं है। उसकी सबसे बुरी सूरत यह है कि यह सरकार की सत्ता को बदल देती है। इन्हें न्याय देने वाली संस्था माना जाता है और इसीलिए न्यायालयों को राष्ट्र की स्वतंत्रता का रक्षक कहा जाता है। लेकिन जब ये किसी अन्यायी सरकार की सत्ता का समर्थन करती हैं, तो ये स्वतंत्रता की अभिरक्षक नहीं, राष्ट्र की आत्मा का दलन करने वाली संस्थाएं बन जाती हैं। सारी दुनिया में इसका यही रूप देखने को मिलता है। कोई ऐसा न सोचे कि अंग्रेजों के बदले भारतीय न्यायाधीश या भारतीय वकील होने लगेंगे तो स्थिति बदल जाएगी। न अंग्रेज स्वभाव से भ्रष्टाचारी हैं, न हर भारतीय फरिश्ता। मैं जिस चीज़ की आलोचना कर रहा हूँ वह तो एक प्रणाली है। वैसे अंग्रेज़ों के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर वह जो मेरे लिए सगे भाई से भी बढ़कर है भारत का वायसराय बन जाए, तो मैं उसे अपनी श्रद्धा नहीं दे पाऊँगा। अगर वे यह पद स्वीकार न कर लें तो मुझे यह भरोसा नहीं रह जाएगा कि वह ईमानदार रह सकते हैं। यही कारण है कि यह जानकर मुझे कोई संतोष नहीं हुआ कि लॉर्ड सिन्हा एक बहुत ऊंचे पद पर नियुक्त किए गए हैं। लॉर्ड सिन्हा उस समय जो है बिहार और उड़ीसा के गवर्नर बने थे। तो न्यायालयों का अंतिम लक्ष्य ये जिस सरकार का प्रतिनिधित्व करती है उस सरकार की सत्ता को स्थायित्व प्रदान करता है। अपने न्यायालयों के बिना यह सरकार एक दिन में समाप्त हो जाएगी। मेरी योजना के अंतर्गत जब प्रत्येक भारतीय वकील अपनी वकालत बंद कर देगा, तब भी न्यायालयों के जरिए लोगों को अपने अधीन रखने की शक्ति सरकार में रहेगी ही। लेकिन तब ये न्यायालय हमें धोखा नहीं दे सकेंगे। इनकी नैतिक प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपनी वकालत बंद करने वाला हर वकील न्यायालय की प्रतिष्ठा की जड़ को कमज़ोर करता है। न्यायालयों के कारण लोगों को जो आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है उस पर तो कोई विचार किया ही नहीं गया है। सबसे ज़्यादा खर्च न्यायालयों पर किया जाता है। इंग्लैंड में कितना किया जाता है इसकी मुझे थोड़ी जानकारी, भारत की खासी जानकारी। दक्षिण अफ्रीका के बारे में बहुत निकट की जानकारी है। जिस प्रणाली में एक वकील महीने भर के 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाए, उस प्रणाली में अवश्य ही कोई बहुत बड़ी खामी होगी। कानूनी पेशा कोई सट्टेबाजी जैसा धंधा तो है नहीं, न उसे वैसा होना चाहिए। और 50,000 से 1 लाख 1920 की बात चल रही है। आज वो करोड़ों की संपत्ति होती है। आज 50,000 रुपये उस समय के बहुत बड़ी बात होती है।
हम सोचते हैं कि अंग्रेज़ों की बराबरी के दर्जे का वकील होने के लिए हमें भी उनकी तरह जानलेवा फ़ीस लेनी चाहिए। वह दिन भारत के लिए बहुत बुरा होगा जब उसके मानदंड अंग्रेज़ों के अनुकरण से बनेंगे। उनका मानदंड व उनकी रुचियाँ भारतीय मिट्टी के सर्वथा अनुपयुक्त है। जैसे जैसे असहयोग की शक्ति बढ़ेगी, उसी अनुपात से सरकार का दमन भी बढ़ेगा। यदि दमन के बावजूद आंदोलन जीवित बना रहा तो समझना चाहिए कि सत्य के विजय का दिन समीप है। संसार में ऐसी कोई भी सरकार नहीं है जो पूरे राष्ट्र को जेल खाने में डाल दे। बंदे की बात में दम तो था भैया, ऐसे ही कोई राष्ट्रपिता नहीं कहा जाता। उसे लोगों की मांग के आगे या तो झुकना पड़ता है या उसे राष्ट्र की योग्य शासन सत्ता सौंप कर स्वयं हट जाना पड़ता है। सरकार के सामने विकल्प यही है कि या तो वह हमारे आंदोलन को तस्लीम करे या बर्बरता से उसे दबाए। हमारे सामने भी यही विकल्प है कि या तो हम दमन के सामने झुक जाएं या उसके बावजूद अपना काम करते रहें। आर्टिकल बहुत बड़ा है लेकिन जो है इतना रिलेवेंट है पढ़ना, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए किस तरह से चीज़ें चल रही होती है। गांधी के उस समय क्या विचार थे। मुझे नहीं लगता कि 1920 की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर है, लगभग चीज़ें वैसी ही है। हम हमेशा 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत सही मायने में जैसा उससे आज़ाद होना चाहिए था वैसा आज़ाद हुआ है। आज भी करोड़ों लोग कई सारे बंधनों में जकड़े हुए हैं। सब लोगों को रोटी तक नहीं है। भारत की ऐसी स्थिति कि उसे फ्री अनाज बांटना पड़ता है। इसका मतलब है कि वो अपनी जनता को इतना सक्षम नहीं बना पाया है कि वो खुद मैनेज कर सके चीज़ें। इसका मतलब है कि हम जो है इंडिपेंडेंट नहीं हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं पर अभी के लिए इतना पर्याप्त है। ख्याल रखिए, मेहनत करिए। बहुत ज़्यादा ना पढ़ सकें तो कभी कभी दिन में एक पन्ना पढ़िए। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो है गांधीयन फिलोसॉफी पढ़िए, आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए। आप कम्युनिज़्म पढ़ लीजिए, आप गांधी को पढ़ लीजिए, आप किसी कवि को पढ़ लीजिए, आप सावरकर को पढ़ लीजिए, आप जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ लीजिए। जिसे पढ़ना हो, संगीत के बारे में पढ़ना हो, फिल्म की दुनिया के बारे में पढ़ना हो, लेकिन पढ़िए। रीडिंग इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेशन एंड मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन। एक्सरसाइज तो कर लेते हैं ताकि बॉडी बनाई जा सके, लेकिन मेंटल हेल्थ का क्या। रीडिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नमस्कार।